हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल दैट इज आईपी ट्रेंड। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डाटा विजुअलाइजेशन का पार्ट 7। डाटा विजुअलाइजेशन की ऑलरेडी 6 वीडियोस हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज ये हमारी 7th वीडियो है और ये हमारी लास्ट वीडियो है। ये ना सिर्फ डाटा विजुअलाइजेशन वाले पार्ट की हमारी लास्ट वीडियो है, बल्कि इसके बाद हमारी क्लास 12 की आईपी की फर्स्ट यूनिट जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया ही था कि हमारी फर्स्ट यूनिट जो है वो 70 में से 30 मार्क्स कवर कर रही है, यानी कि इस वीडियो के कंप्लीट होने के बाद आपकी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट जो होगी वो 30 मार्क्स आपके कवर कर रही होगी। और 30 मार्क्स जो है आउट ऑफ 70 वो एक बहुत बड़ा पोर्शन होता है। तो अगर आप एक इस यूनिट को भी बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो आप एग्जाम में पासिंग मार्क्स बहुत इजीली अवेल कर सकते हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक और कमेंट करना मत भूलिए। साथ साथ जब आप वीडियो देख रहे हैं तो अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट आ रहा है या कोई चीज नहीं समझ आ रही है तो आप अपने डाउट्स जो है वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हमने लास्ट क्लास में यहीं पे छोड़ा था, क्रिएटिंग फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स की। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स हम कैसे ड्रॉ करते हैं। पाइथन में जो पाइपलोट लाइब्रेरी है वो हमें डायरेक्टली ऐसा कोई फंक्शन प्रोवाइड नहीं करती जिसकी हेल्प से हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को ड्रॉ कर सकें। इसलिए फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हमें मैन्युअली ड्रॉ करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम को हम पाइपलोट लाइब्रेरी का हिस्ट फंक्शन यूज करके ड्रॉ कर लेते हैं और उसके बाद उस हिस्टोग्राम की हेल्प से हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ड्रॉ करते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जो होता है वो भी हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टाइप का ही चार्ट होता है जैसे कि हिस्टोग्राम होता है। A frequency polygon is a type of frequency distribution graph. तो frequency polygon जो है वो frequency distribution graph का type है। In a frequency polygon, the number of observations is marked with a single point at the midpoint of an interval. जब हम histogram draw कर रहे होते हैं तो हम हर distribution में जो है एक बार ड्रॉ करते हैं कि उस रेंज में जितने भी नंबर्स लाई कर रहे होते हैं उन्हें हम वाई एक्सिस के इक्वल प्लॉट कर देते हैं। बट फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में हम कंप्लीट बार ड्रॉ ना करके सिर्फ उतनी हाइट पे कि वाई एक्सिस तक उतनी हाइट पे हम एक सिंगल पॉइंट ड्रॉ कर देते हैं और उसके बाद हम उन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं जिससे कि हमारा पॉलीगन ड्रॉ हो जाता है। अ स्ट्रेट लाइन देन कनेक्ट ईच सेट ऑफ पॉइंट। सिंगल पॉइंट्स मार्क करने के बाद हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं जो उन सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करती है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन मेक इट इजी टू कंपेयर 2 और मोर डिस्ट्रीब्यूशंस ऑन द सेम सेट ऑफ डाटा। यानी कि जब हम एक ही ग्राफ पे जहाँ पे हमारे पास सेम एक्स और वाई एक्सिस हैं, अगर हम उस पे मल्टीपल ग्राफ्स ड्रॉ कर रहे हैं, मल्टीपल डाटा रेंजेस प्लॉट कर रहे हैं, तो उन्हें कंपेयर करना जो है वो ज्यादा इजी होता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स की हेल्प से एज कंपेयर टू हिस्टोग्राम्स, क्योंकि हिस्टोग्राम में हमारे पास कंप्लीट चार्ट होता है जबकि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में सिर्फ हमारे पास एक लाइन होती है, तो लाइंस को कंपेयर करना ज्यादा इजी रहता है। नाउ ये हमें एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का एग्जाम्पल दिया हुआ है जो कि किसकी हेल्प से ड्रॉ हुआ है, हिस्टोग्राम की हेल्प से। आप यहाँ देख सकते हैं ये जो रेड कलर की डॉटेड लाइन आपको शो हुई है ये आपको स्टेप टाइप का हिस्टोग्राम जो है वो शो कर रही है। आपने पढ़ा था कि हिस्टोग्राम जो है वो 4 तरीके से ड्रॉ हो सकता है, तो अगर हम हिस्टोग्राम जो है वो स्टेप टाइप ड्रॉ करते हैं तो वो इस तरीके से ड्रॉ होता है जो कि यहाँ पे आपको रेड कलर की डॉटेड लाइन से शो किया गया है। जब हम हर बार का मिड पॉइंट ड्रॉ करेंगे, ये देखिए ये हमारा फर्स्ट बार था, यहाँ पे इसका मिड पॉइंट ये है, ये सेकेंड बार का मिड पॉइंट है, देन ये थर्ड बार के लिए है, ये यहाँ पे फोर्थ बार का मिडल पॉइंट है, देन ये फिफ्थ वाले का। इसी तरीके से हमने हर रेंज का, हर डिस्ट्रीब्यूशन का, या फिर आप कह सकते हैं हर बार का हमने मिडल पॉइंट जो है वो ड्रॉ कर लिया। उसे ड्रॉ करने के बाद हमने इन सारे मिडल पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट कर दिया। आप ये जो ब्लू कलर की लाइन देख रहे हैं उससे आप देख सकते हैं कि ये सारे पॉइंट्स जो हैं आपस में स्ट्रेट लाइन से कनेक्टेड है। अब इस लाइन को हम दोनों तरफ से एक्स एक्सिस से कनेक्ट कर देते हैं। ये जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था ये हमारे फर्स्ट रेंज थी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की, या फिर आप कह सकते हो ये फर्स्ट बार था, तो इस मिड पॉइंट को हम प्रीवियस वाला जो हमारा रेंज है उसमें हम एक्स एक्सिस से ज्वाइन कर देंगे। ये हमने यहाँ पे ज्वाइन किया हुआ है। सिमिलरली जो हमारा लास्ट मिड पॉइंट है उसे हम नेक्स्ट इंटरवल के मिड पॉइंट से एक्स एक्सिस पे जो है ज्वाइन कर देंगे, तो ये हमारा पॉलीगन कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि अगर आप इसे ये एक्स एक्सिस पे ज्वाइन नहीं करोगे दोनों तरफ तो ये आपका एक सिंगल लाइन चार्ट बन जाएगा, एक पॉलीगन की फॉर्म नहीं ले पाएगा।
अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स होते हैं पॉलीगन को ड्रॉ करने के लिए। Python's PyPlot module of Matplotlib provide no separate function for creating frequency polygon। तो जैसा मैंने आपको अभी पहले ही बताया वही यहाँ पे बुक में आपको दिया भी हुआ है कि Matplotlib लाइब्रेरी का जो PyPlot मॉड्यूल है वो हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ड्रॉ करने के लिए कोई सेपरेट फंक्शन प्रोवाइड नहीं करता। Therefore, to create a frequency polygon, what you can do is, तो इसीलिए frequency polygon ड्रॉ करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं वो स्टेप्स हमें यहाँ पे मेंशन है। सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है, प्लॉट अ हिस्टोग्राम फ्रॉम द डाटा। सबसे पहले हमें गिवन डाटा से एक हिस्टोग्राम को प्लॉट करना है और हिस्टोग्राम हम PyPlot मॉड्यूल का हिस्ट फंक्शन यूज करके ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, मार्क अ सिंगल पॉइंट एट द मिड पॉइंट ऑफ एन इंटरवल और बिन, कि जितने भी हमारे इंटरवल्स हैं या बिन्स हैं या जो हिस्टोग्राम के जितने भी बार्स हैं उन सब में हमें मिडिल पॉइंट्स को ड्रॉ करना है। ड्रॉ स्ट्रेट लाइन टू कनेक्ट द एडजेसेंट पॉइंट्स, और उसके बाद सभी एडजेसेंट पॉइंट्स को ज्वाइन करने के लिए हमें एक सिंगल लाइन ड्रॉ कर देनी है और वो हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। Connect first data point to the midpoint of previous interval on the x-axis, कि जहां पे हमारा फर्स्ट डाटा पॉइंट है उसे हमें उससे प्रीवियस इंटरवल पे, यानी कि जिसमें हमारी कोई डाटा लाई नहीं कर रहा उस इंटरवल में एक्स एक्सिस से कनेक्ट कर देना है, और जो हमारा लास्ट डाटा पॉइंट है उसके मिड पॉइंट को, मतलब जो हमारी लास्ट रेंज थी उसके मिड पॉइंट को हमें नेक्स्ट इंटरवल के एक्स एक्सिस से कनेक्ट कर देना है, जिससे कि हमारा पॉलीगन कंप्लीट हो जाए। एंड यू हैव फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ड्रॉन ऑन योर हिस्टोग्राम, और इसी के साथ हमारे हिस्टोग्राम में जो है हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कंप्लीट हो जाता है। Consider following example where we are creating a frequency polygon. Please remember that there is no any PyPlot function for this, so we shall do the following. तो यहाँ पे एक और एग्जाम्पल जो है, अभी तो हमें सिर्फ मेथड बताया था, यहाँ हमें एक एग्जाम्पल दिया गया है कि जो ये प्रोसेस है वो कैसे कंप्लीट करते हैं। Create a step type histogram from the data. We have a series namely com that stores some 1000 values, यानी कि 1000 values की एक हमारे पास सीरीज है जिसका नाम क्या है, कॉम है, और इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले स्टेप टाइप का हिस्टोग्राम जो है वो ड्रॉ करना है। प्लॉट अ स्टेप हिस्टोग्राम फ्रॉम द सेम। अब हिस्टोग्राम ड्रॉ करने के लिए हम हिस्ट फंक्शन यूज करते हैं, तो सबसे पहले लाइब्रेरी नेम दैट इज pl, या फिर आप लिख सकते हैं matplotlib.pyplot, और उसके बाद डॉट लगा के फंक्शन का नाम दैट इज हिस्ट। उसके बाद राउंड ब्रैकेट में हम आर्ग्यूमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, तो सबसे पहले हम अपनी डाटा रेंज प्रोवाइड करेंगे, उसका नाम क्या था हमारा कॉम। बिन्स हमने यहाँ पे 10 प्रोवाइड किए हैं, और हिस्ट टाइप हमें क्या देना है, स्टेप, क्योंकि हमें स्टेप टाइप का हिस्टोग्राम जो है वो ड्रॉ करना है। जिन स्टूडेंट्स को हिस्टोग्राम ड्रॉ करना नहीं आता है वो इस वीडियो का प्रीवियस पार्ट जरूर देखें, उसमें हमने हिस्टोग्राम जो है वो डिटेल में डिस्कस किया था, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। अब जब हमने इस कमांड को एग्जीक्यूट किया तो इससे हमारा जो है ये हिस्टोग्राम ड्रॉ हो गया। अब हमें इस हिस्टोग्राम से क्या करना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है। तो हम क्या करेंगे, इन सभी स्टेप्स के, यानी कि ये जितने भी हिस्टोग्राम के हमारे स्टेप्स हैं या बार आप कह सकते हो, इनके मिडल पॉइंट्स जो है हम मार्क कर लेंगे। जैसे इसका मिडल पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, देन ये सेकंड वाले का मिडल पॉइंट हो गया, इधर से थर्ड वाले का मिडल पॉइंट, देन फोर्थ के लिए, इस तरीके से हम जितने भी हमारे स्टेप्स हैं उन सब का जो है मिडल पॉइंट ड्रॉ कर लेंगे। अब मिडल पॉइंट ड्रॉ करने के बाद क्या करेंगे, हमें इन सबको आपस में ज्वाइन करना है। तो बुक में देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या है, ज्वाइन मिड पॉइंट ऑफ ईच सेट ऑफ एडजेसेंट बिन्स टू क्रिएट फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो जितनी भी ये एडजेसेंट बिन्स हैं इन सब के, ये देखिए ये मिडल पॉइंट्स मार्क किए, उन्हें ज्वाइन किया। उसके बाद ये फर्स्ट जो मिडल पॉइंट था इसे किससे कनेक्ट कर दिया, एक्स एक्सिस से, और ये जो लास्ट मिडल पॉइंट था उसे भी नेक्स्ट इंटरवल के एक्स एक्सिस से कनेक्ट कर दिया। तो इस तरीके से जो है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ड्रॉ हो गया। वी हैव डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन रेडी, और इस तरीके से हमारा ये डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब हमने जितनी भी वीडियोस की हैं, हमने जितना भी थ्योरी पार्ट पढ़ा है, हमने उस सारे पार्ट को प्रैक्टिकली करके देखा है। बट आप यहाँ पे देख सकते हो कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के लिए, क्योंकि हमारे पास एज सच कोई फंक्शन नहीं है, हम सिर्फ हिस्टोग्राम ही प्रैक्टिकली ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद पॉलीगन हमें मैनुअली हैंड से ही ड्रॉ करना है। तो इसीलिए इस पार्ट का प्रैक्टिकल हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम सिर्फ हिस्टोग्राम तक ड्रॉ कर सकते हैं, उतना पार्ट हम ऑलरेडी प्रैक्टिकल करके देख चुके हैं। हिस्टोग्राम हमने बहुत तरीके के ड्रॉ करके देखे थे लास्ट वीडियो में।
अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आता है, ये हमारा मेन है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन पे इतना फोकस नहीं देते हैं, वो हमारा इतना ज्यादा यूज नहीं हो पाता है, क्योंकि हिस्टोग्राम का ही एक टाइप है, तो हिस्टोग्राम हम डिटेल में स्टडी करते हैं, बट फ्रीक्वेंसी पॉलीगन इतना ज्यादा नहीं करते हैं। अब इसके बाद दो जो हम इम्पोर्टेंट ग्राफ्स पढ़ेंगे वो है, फर्स्ट हमारा बॉक्स प्लॉट जो कि हमारी बुक में भी गिवन है, और इसके बाद एक मैंने आपको बताया था कि हमारे सिलेबस में पाई चार्ट भी गिवन है, लेकिन वो हमारी बुक में नहीं है, तो वो मैं सिर्फ आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी कि पाई चार्ट हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले बॉक्स प्लॉट पढ़ लेते हैं, सबसे लास्ट में हम पाई चार्ट देखेंगे कि पाई चार्ट कैसे ड्रॉ होता है। The box plot has become the standard technique for presenting the 5-number summary which consists of। अब बॉक्स प्लॉट जो है वो भी हमारा एक तरीके का ग्राफ ही होता है, लेकिन इस ग्राफ से हमें कौन सी डिटेल्स मिलती हैं, जो हमारे पास एक डाटा रेंज होती है, हमारी एग्जैक्ट डाटा रेंज ग्राफ पे प्लॉट नहीं होती, हमें सिर्फ उस डाटा रेंज से 5 नंबर की समरी जो है वो रिप्रेजेंटेड होती है इस ग्राफ पे। इसीलिए ये ग्राफ जो है बहुत ज्यादा फेमस है, और जहां पे हमें सिर्फ समरी की जरूरत होती है उन केसेस में हम बॉक्स प्लॉट्स को यूज करते हैं। अब ये 5 नंबर समरी होती क्या है, यानी कि कौन कौन सी 5 चीजें जो हैं वो हमें मिलती हैं बॉक्स प्लॉट की हेल्प से, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमें मिलती है मिनिमम रेंज वैल्यू, यानी कि जो हमने रेंज दी है या जो हमारा डाटा सेट हमने प्रोवाइड किया है उसकी सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, उसमें अपर क्वार्टाइल कौन सा है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि अपर क्वार्टाइल क्या होता है। डाटा फ्रेम के केस में मैंने आपको क्वांटाइल्स पढ़ाए थे, वहां अपर क्वार्टाइल, लोअर क्वार्टाइल सब कुछ मैंने आपको बताया था, पर मैं फिर से एक बार यहाँ पे आपको रिमाइंड करवा देती हूँ। जो क्वार्टाइल्स होते हैं हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जनरली जो क्वांटाइल होता है आप 0 से 1 के बीच में फाइंड आउट करते हो, तो क्वार्टाइल्स जो होते हैं वो 0.25, 0.5, 0.75, ये 3 हमारे क्वार्टाइल होते हैं, क्योंकि ये तीनों पॉइंट्स जो हैं वो डाटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारे एक डाटा की रेंज है जिसे हमने असेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है। इसके बाद ये हमारा 0th पॉइंट होगा, क्योंकि इससे नीचे तो किसी के मार्क्स नहीं है। ये हमारा फुल पॉइंट होगा जो हमारा 1 पॉइंट होता है, क्योंकि इससे ऊपर किसी के मार्क्स नहीं है। अब ये जो कंप्लीट डाटा रेंज है, अगर हमें इसे 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है तो हमें कितने मार्क्स चाहिए, हमें 3 मार्क्स चाहिए। यहाँ पे ये हमारा 0.25 होता है, ये 0.5 होता है, और ये 0.75। ये तीनों पॉइंट्स जो हैं उन्होंने डाटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये 0 से लेके 25, ये वाला 25 से 50, ये भी टोटल 25 है, 50 से 75 ये भी हमारा 25 है, और 75 से 100 ये भी हमारा कितना है, 25। यानी कि ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, इसीलिए हम इन पॉइंट्स को क्या कहते हैं, क्वार्टाइल कहते हैं। तो 0.25, 0.5 और 0.75 ये तीनों क्वार्टाइल होते हैं। अब इन तीनों में से अपर क्वार्टाइल कौन सा होगा, 0.75 वाला, और लोअर क्वार्टाइल कौन सा होगा, 0.25 वाला। अब इसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस क्वार्टाइल का मतलब क्या है। जब हम एक डाटा रेंज को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके उसके क्वार्टाइल्स फाइंड आउट करते हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि कितनी वैल्यूज हमारी उससे कम है और कितनी ज्यादा। लाइक अगर हमने 0.25 क्वार्टाइल फाइंड आउट किया, तो उसकी हमें जो भी वैल्यू मिलेगी, यहाँ पे जो भी रिजल्ट होगा, हमारे डाटा सेट में 25% वैल्यूज जो हैं उस वैल्यू से कम होंगी, और 75% वैल्यूज जो हैं उस वैल्यू से ज्यादा होंगी। सिमिलरली अगर हमने 0.5 क्वार्टाइल फाइंड आउट किया है, तो इसका जो रिजल्ट होगा वो उससे हमें जो वैल्यू मिलेगी, हमारे डाटा सेट की 50% वैल्यू उससे कम होंगी, और 50% वैल्यूज जो हैं उससे ज्यादा होंगी। इसीलिए हम 0.5 को हम मीडियन भी कहते हैं, क्योंकि ये डाटा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है 50-50%। 50% वैल्यूज हमारे डाटा की इस वैल्यू से कम होती हैं, और 50% वैल्यूज हमारे डाटा की इस वैल्यू से ज्यादा होती हैं। नेक्स्ट जो क्वार्टाइल है 0.75, इसका जो रिजल्ट होगा उसका क्या मतलब होता है कि हमारे डाटा की 75% वैल्यूज जो हैं वो इससे कम है, और 25% वैल्यूज जो हैं वो इस वैल्यू से ज्यादा है। तो ये मतलब होता है क्वार्टाइल्स का। अपर क्वार्टाइल हमें देता है 0.75 वाला, यानी कि
हमारी जो है 25% वैल्यू उस वैल्यू से ज्यादा है और 75% वैल्यूज उस वैल्यू से कम है। सिमिलरली लोअर क्वार्टाइल जो होता है वो 0.25 वाला है, यानी कि 25% वैल्यूज उससे कम है और 75 वैल्यूज उससे ज्यादा है। इसके अलावा जो फिफ्थ पॉइंट होता है जो बॉक्स प्लॉट हमें प्रोवाइड करता है वो होती है हमारी मीडियन, यानी कि बेसिकली ये तीनों ही चीजें 0.25, 0.5 और 0.75 क्वार्टाइल जो है वो हमें रिटर्न करता है। तो मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, अपर क्वार्टाइल, लोअर क्वार्टाइल और मीडियन, ये पांचों नंबर्स की समरी जो है वो बॉक्स प्लॉट हमें प्लॉट करके देता है। तो जब भी हमें अपने डाटा की समरी चाहिए, हमें पूरे ग्राफ की प्लॉटेशन की कोई जरूरत नहीं है, तो उस केस में हम बॉक्स प्लॉट यूज करते हैं। इसके अलावा बॉक्स प्लॉट में हमें एक एडिशनल फंक्शनैलिटी भी मिलती है। अगर हम चाहें तो हम बॉक्स प्लॉट में मीन भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। मीन यानी कि जो हम एवरेज कैलकुलेट करते हैं कि सारे नंबर्स को आपस में ऐड करके टोटल नंबर से डिवाइड कर देना, हम वो मीन भी बॉक्स प्लॉट में डिस्प्ले करवा सकते हैं। हम ये काम कैसे करेंगे वो हम अभी आगे स्टडी करते हैं। This collection of value is a quick way to summarize the distribution of data set. तो बॉक्स प्लॉट जो है वो डाटा को क्विकली समराइज करने का ही एक तरीका होता है। In addition, this reduced representation afforded by the 5 number summary provides a more straightforward way to compare data set. इसके साथ साथ ये जो मतलब हमें 5 नंबर की समरी जो मिल रही है, ये एक बहुत ही रिड्यूस्ड रिप्रेजेंटेशन है जो डाटा के कंपैरिजन को बहुत इजी कर देती है। जब हमें मल्टीपल डाटा सेट्स को आपस में कंपेयर करना होता है तो वहां पे हमें अगर सिर्फ 5 नंबर्स की समरी ही हमारे पास है तो उन्हें कंपेयर करना इजी हो जाता है। Since only these characteristics values need to be analyzed, क्योंकि मोस्टली जब भी हमें कोई डिसीजन लेना होता है तो हमें जो कंपेयर करना होता है वो हमें मीन वैल्यू कंपेयर करनी होती है या मीडियंस या मिनिमम मैक्सिमम रेंज जो होती है हमें वही कंपेयर करनी होती है डिसीजन मेकिंग के लिए। तो इसीलिए ये बॉक्स प्लॉट वाला जो चार्ट होता है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। A box plot is used to show the range and middle half of ranked data. बॉक्स प्लॉट जो है वो डाटा की रेंजेस भी प्रोवाइड कर देता है और उसकी मिडल रैंक भी प्रोवाइड कर देता है जो कि हमें मीडियन की हेल्प से अवेलेबल होती है। रैंक्ड डाटा इज न्यूमेरिकल डाटा सच एज नंबर्स एटसेट्रा। तो बॉक्स प्लॉट जो है वो हम हमेशा सिर्फ नंबर्स के लिए ही ड्रॉ कर सकते हैं क्योंकि हमें उसमें न्यूमेरिकल डाटा को ही रैंक कर सकते हैं। हम अल्फाबेटिकल को रैंक करना हमारे लिए बॉक्स प्लॉट उस केस में इतना ज्यादा यूजफुल नहीं होता। The middle half of the data is represented by the box. जो हमारे डाटा की टोटल रेंज होती है उसके मिडल हाफ में हमारा बॉक्स ड्रॉ होता है। यानी कि मान लीजिए अगर हमारा पूरा डाटा रेंज ये है, ये मान लीजिए 0 से 100 तक है, तो इसकी जो मिडल वैल्यूज होंगी यानी कि जो बीच की 50% वैल्यूज होंगी सिर्फ उतने एरिया में बॉक्स ड्रॉ होता है, बाकी एरिया में बॉक्स ड्रॉ नहीं होता। अब यहाँ से आपको ये मत समझिएगा कि मिडल हाफ का मतलब है कि इतना ही पार्ट हमारा स्टार्टिंग में बचेगा और इतना ही पार्ट हमारा जो है वो बाद में बचेगा। अगर आप ऐसा समझेंगे तो ये आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक होगी क्योंकि मिडल हाफ का मतलब क्या है कि जो मिडल 50 वैल्यूज हैं वो मान लीजिए हमारे पास 0 से 100 के बीच में वैल्यूज हैं, लेकिन 0 से 50 के बीच में सिर्फ 10 वैल्यूज हैं और बाकी मान लीजिए टोटल 60 स्टूडेंट्स हैं क्लास में और 60 स्टूडेंट्स के हमने 100 में से मार्क्स स्टोर किए। तो अब हमारे पास टोटल 60 स्टूडेंट्स के मार्क्स अवेलेबल होंगे, बट उन 60 स्टूडेंट्स में से सिर्फ 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स 0 से 50 के बीच में हैं और बाकी 50 स्टूडेंट्स के मार्क्स 50 से 100 के बीच में है। तो यहाँ पे जब आप डाटा का मिडल हाफ ड्रॉ करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वो 25 से 75 के बीच नहीं आएगा क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वो 50 से अबव है। यहाँ पे मिडल हाफ का मतलब क्या होता है कि जो टोटल हमारे पास 60 वैल्यूज हैं उन 60 वैल्यूज में से जो मिडल की 30 वैल्यूज हैं वो जिस एरिया में लाई कर रही हैं हम उस एरिया में बॉक्स प्लॉट को ड्रॉ करते हैं। यानी कि जो हमारा अपर पार्ट है वो भी कम या ज्यादा हो सकता है और जो लोअर पार्ट है वो भी कम या ज्यादा हो सकता है क्योंकि यहाँ मिडल हाफ का मतलब ये है कि हमारी जो जितनी टोटल वैल्यूज हैं उसकी जो मिडल हाफ वैल्यूज है हमें उस एरिया में बॉक्स को ड्रॉ करना है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ आया हो, बट फिर भी अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। The highest and lowest scores are joined to the box by the
स्ट्रेट लाइन, और इसके बाद क्योंकि हमने मिडल हाफ में बॉक्स को ड्रॉ किया है तो जो हाईएस्ट वैल्यू होगी और जो लोएस्ट वैल्यू होगी वो इस बॉक्स से एक स्ट्रेट लाइन की हेल्प से जो है वो ज्वाइंट होती है। The region above the upper quartile and below the lower quartile each contain 25% of the data। अब यहाँ पे आप एक बार ये डायग्राम देखिए, इस डायग्राम की हेल्प से आपको ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे ये देखिए हमें बॉक्स प्लॉट का डायग्राम जो है गिवन है। अब यहाँ हमारे पास एक डाटा रेंज है जो कि मान लीजिए यहाँ से लेके आपकी यहाँ तक लाई कर रही है, ठीक है। अब इसमें हमारा हाईएस्ट स्कोर कहाँ पर है, ये वाला पॉइंट, लोएस्ट स्कोर हमारा कहाँ पर है, ये वाला पॉइंट। अब इसके मिडिल हाफ में हमें बॉक्स जो है वो ड्रॉ करना है, तो ये इन्होंने जो शो किया है, मान लीजिए ये हमारी मिडिल हाफ वैल्यूज है, ठीक है। अब इस मिडिल हाफ वैल्यूज को हाईएस्ट और लोएस्ट स्कोर से देखिए किसकी हेल्प से ज्वाइन किया गया है, लाइन की हेल्प से। ये एक स्ट्रेट लाइन जो है लोएस्ट स्कोर को बॉक्स से ज्वाइन कर रही है और एक दूसरी स्ट्रेट लाइन जो है वो हाईएस्ट स्कोर को बॉक्स से ज्वाइन कर रही है। ये आप यहाँ भी देख सकते हैं, ये मैक्सिमम वैल्यू जो थी और ये मिनिमम वैल्यू जो थी नीचे, ये दोनों ही बॉक्स से स्ट्रेट लाइन की हेल्प से ज्वाइन की गई है। अब इसके बाद क्योंकि ये बॉक्स प्लॉट जो है वो मिडिल हाफ है, यानी कि ये 50% वैल्यूज को कंटेन कर रहा है और टोटल जो वैल्यूज होती हैं वो कितनी होती हैं, हमारी 100% वैल्यूज होती हैं। तो इस 50% वैल्यूज के ऊपर भी हमारी 25% वैल्यूज बची हैं और नीचे भी जो है वो 25% वैल्यूज बची है। तो इसीलिए इस बॉक्स के कॉर्नर्स जो हैं वही हमारे क्या होते हैं, क्वार्टाइल्स होते हैं। क्योंकि लोअर क्वार्टाइल का मतलब क्या होता है कि 25% वैल्यूज इससे कम है और 75 ज्यादा है। तो आप देख ही सकते हैं ये वैल्यूज हमारी 25% है, 50% हमारी इस बॉक्स में है और 25% इससे ज्यादा है। तो 75 जो है इस लोअर क्वार्टाइल से ऊपर हो गई और 25 इससे कम हो गई। सिमिलरली जो ये अपर क्वार्टाइल वाली लाइन है, 25% वैल्यूज इससे ऊपर है और ये 50% हमारी बॉक्स में थी और 25% बॉक्स से नीचे थी, तो 75% जो है वो उससे नीचे हो गई। तो इस बॉक्स के कॉर्नर्स जो हैं वो हमें लोअर क्वार्टाइल और अपर क्वार्टाइल रिप्रेजेंट करते हैं। इस बॉक्स के बीच में एक लाइन ड्रॉ होती है जो हमारी हमेशा मीडियन शो करती है। ये मीडियन जरूरी नहीं है कि बॉक्स के सेंटर में लाई करेगी, जो भी हमारी मीडियन की वैल्यू होगी उस वैल्यू पे ये लाइन जो है वो ड्रॉ करती है। यानी कि ये हमारे ग्राफ पे जो वैल्यूज होती हैं, इधर अगर हम हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर रहे हैं तो ये वैल्यूज एक्स एक्सिस पे आएंगी, वर्टिकल ड्रॉ कर रहे हैं तो ये वैल्यूज वाई एक्सिस पे आएंगी। लेकिन यहाँ पे हमारे पास सिंगल सेट ऑफ डाटा होता है तो एक ही एक्सिस पे वैल्यूज आती हैं, दोनों एक्सिस पे हमारी वैल्यूज नहीं होती। तो अगर ये हॉरिजॉन्टल है तो एक्स एक्सिस पे है, तो यहाँ पे ये लोएस्ट पॉइंट की वैल्यू जो है वो आप एक्स एक्सिस पे चेक कर सकते हो, हाईएस्ट की, लोअर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल, मीन सबकी। इसी तरीके से अगर हमारा वर्टिकल बॉक्स प्लॉट ड्रॉ हुआ है तो हम वाई एक्सिस पे वैल्यूज चेक कर सकते हैं कि हमारी मैक्सिमम रेंज की वैल्यू क्या है, मिनिमम रेंज की वैल्यू क्या है, लोअर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल की वैल्यू क्या है और मीडियन की वैल्यू क्या है। तो इस ग्राफ में हमें कुछ भी काम नहीं करना होता, सिंपली हमें पाइप्लॉट मॉड्यूल का एक बॉक्स प्लॉट फंक्शन कॉल करना है और उसके अंदर हमें हमारा जो एरे, लिस्ट या सीरीज, डाटा फ्रेम, जो भी हमारी सीक्वेंस है वो हमें प्रोवाइड कर देनी है और जो पाइप्लॉट मॉड्यूल है वो खुद हमें ये सारी समरी बना के देता है डायग्राम की फॉर्म में, ठीक है। अब इसके बाद बॉक्स प्लॉट जो है वो अलग अलग तरह के हो सकते हैं। ये जो आपने यहाँ पे ये चार्ट देखा, ये हमारा सिंपलेस्ट बॉक्स प्लॉट होता है, ठीक है। तो इसे हम बेसिक बॉक्स प्लॉट भी कह सकते हैं, जो ये आप यहाँ पे फर्स्ट डायग्राम में देख सकते हैं। इसके अलावा अगर ये बॉक्स जो है वो आपको सिंपल रेक्टेंगुलर ना चाह के इस तरीके की शेप का चाहिए हो तो उसके लिए हम एक आर्ग्यूमेंट होता है नॉच, उसे हम ट्रू कर देते हैं तो हमारा जो बॉक्स होता है वो इस शेप का ड्रॉ होता है। बाकी सारी चीजें जो हैं वो हमारी सेम रहती हैं। इसके साथ साथ अगर हमें पॉइंट्स शो नहीं करने हो तो उसके लिए हम जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं उन्हें फॉल्स कर सकते हैं, और अगर हमें हॉरिजॉन्टल बॉक्स ड्रॉ करना हो तो उसके लिए बॉक्स प्लॉट में एक आर्ग्यूमेंट होता है वर्ट, हम उसे फॉल्स कर देंगे तो हमारा ग्राफ जो है वो हॉरिजॉन्टली ड्रॉ होता है। ये सारी चीजें मैं अभी आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो अब इसके बाद सबसे पहले हम देखते हैं कि बॉक्स प्लॉट का सिंटैक्स क्या होता है। ये देखिए यहाँ पे बॉक्स प्लॉट क्रिएट करने के लिए हम
बॉक्स प्लॉट फंक्शन का यूज करते हैं। उसे कॉल कैसे करेंगे? सबसे पहले लाइब्रेरी का नाम दैट इज matplotlib.pyplot, उसके बाद डॉट लगा के हम फंक्शन नेम मेंशन करेंगे दैट इज बॉक्स प्लॉट। अब इस बॉक्स प्लॉट फंक्शन के अंदर हम ये 6 आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो यूज करते हैं। इनमें से कंपल्सरी आर्ग्यूमेंट सिर्फ एक होता है, वो है हमारा डाटा एरे, यानी कि ये जो एक्स हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया है ये हमारा एरे हो सकता है, सीक्वेंस हो सकती है, लिस्ट, सीरीज, कुछ भी हो सकती है। ये हमारा कंपल्सरी आर्ग्यूमेंट है बॉक्स प्लॉट को ड्रॉ करने के लिए। आप सिंपली इस आर्ग्यूमेंट की हेल्प से जो है सिंपल टाइप का जो बॉक्स प्लॉट है वो ड्रॉ कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको उसमें अलग अलग फीचर्स ऐड करने हैं तो उनके लिए हम इन आर्ग्यूमेंट्स को यूज कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं फर्स्ट पैरामीटर जो है हमारा वो क्या है? नॉच। नॉच की जो होती है वो बुलियन वैल्यू हम प्रोवाइड करते हैं। बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू फॉल्स होती है, बट अगर हम इसे ट्रू करेंगे तो ये जो आपको डायग्राम में रेक्टेंगुलर बॉक्स दिखाई दे रहा था उसकी शेप जो है वो नॉच के जैसी बन के आती है, जैसा कि मैंने अभी आपको यहाँ ऊपर दिखाया था। इस डायग्राम में देखिए ये हमारे रेक्टेंगल की शेप जो है वो इस तरीके की बन जाती है। जो बॉक्स होता है वो इस शेप का बन के आता है। इसके बाद नेक्स्ट जो पैरामीटर है वो वर्ट। वर्ट की भी हम बुलियन वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू फॉल्स होती है, बट अगर हम एक्सप्लिसिटली इसे ट्रू करते हैं, सॉरी, बाय डिफॉल्ट हमारी वर्ट की वैल्यू जो है वो ट्रू होती है, क्योंकि हमारा जो बॉक्स प्लॉट है वो हमेशा वर्टिकल ड्रॉ होता है। बट अगर हम वर्ट की वैल्यू को फॉल्स कर देते हैं तो उस केस में हमारा हॉरिजॉन्टल बॉक्स प्लॉट जो है वो ड्रॉ होगा। नेक्स्ट है मीन लाइन। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि उन 5 नंबर्स की समरी के अलावा भी बॉक्स प्लॉट हमें एक चीज प्रोवाइड करता है और वो क्या होता है? मीन वैल्यू। तो मीन वैल्यू के केस में मीन लाइन से पहले आप यहाँ पे इस आर्ग्यूमेंट को देखिए, ये है हमारा शो मीन्स। शो मीन्स जो है इसका मतलब होता है कि हम मीन को शो करना चाहते हैं बॉक्स प्लॉट पे या एवरेज को शो कर रहे हैं। बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू फॉल्स होती है और मीन जो है वो ग्राफ पे रिप्रेजेंट नहीं होता। बट अगर हम एक्सप्लिसिटली इसकी वैल्यू को ट्रू करते हैं उस केस में हमारी मीन की वैल्यू भी बॉक्स प्लॉट में रिप्रेजेंट होती है। बट जब हम इसे ट्रू करते हैं तो ये मीन जो है वो एक ट्रायंगल की फॉर्म में हमारे बॉक्स प्लॉट पे ड्रॉ होता है इस तरीके से, ठीक है। बट अगर यहाँ पे हम मीन लाइन को भी ट्रू कर दें, जब तक शो मीन फॉल्स है तब तक मीन लाइन आर्ग्यूमेंट की वैल्यू ट्रू हो या फॉल्स हो कोई फर्क नहीं पड़ता। बट जब हम शो मीन को ट्रू कर देते हैं उस केस में अगर मीन लाइन की वैल्यू फॉल्स है तो हमारा जो मीन है वो एक ट्रायंगल की फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा, और अगर ये मीन लाइन ट्रू हो जाएगा तो ये मीन जो है वो एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में ड्रॉ हो जाएगा। ये मैं अभी आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी कि कैसे होगा। नेक्स्ट है हमारा शो बॉक्स आर्ग्यूमेंट। शो बॉक्स आर्ग्यूमेंट जो है उसका काम क्या होता है? ये भी हमारी बुलियन वैल्यू लेता है। बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू ट्रू होती है, हमेशा बॉक्स जो है वो शो होता है। बट अगर हम शो बॉक्स को फॉल्स कर देते हैं उस केस में हमारे बॉक्स प्लॉट में बॉक्स ड्रॉ नहीं होता, सिर्फ हमारी सिंपल लाइंस रिप्रेजेंट करती हैं हमारे डाटा को। इसके बाद आप देख सकते हैं ये हमारे सारे जितने भी आर्ग्यूमेंट्स हैं वो एक्सप्लेन किए गए हैं कि ये जो एरे है, डाटा सेट है, ये हमारा एरे या कोई भी सीक्वेंस हो सकती है। इसके बाद नॉच जो है वो बुलियन वैल्यू लेता है और ऑप्शनल होता है, प्रोवाइड करना जरूरी नहीं है। डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स होती है। अगर हम ट्रू करेंगे तो इट विल प्रोड्यूस अ नॉच्ड बॉक्स प्लॉट, तो वो हमारा जो बॉक्स प्लॉट है वो नॉच शेप का ड्रॉ करेगा। और अगर ये फॉल्स होता है तो हमारा सिंपल रेक्टेंगुलर बॉक्स जो है वो ड्रॉ होता है। वर्ड की भी हमारी बुलियन वैल्यू होती है, डिफॉल्ट ट्रू होती है, इसे प्रोवाइड करना भी हमारे लिए ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है। अगर हम इसे फॉल्स करेंगे उस केस में जो है हमारा ग्राफ हॉरिजॉन्टली ड्रॉ होगा। नेक्स्ट है मीन लाइन। मीन लाइन की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ तब मैटर करती है जब हमारे शो मीन की वैल्यू ट्रू हो। अगर शो मीन की वैल्यू फॉल्स है उस केस में मीन लाइन की वैल्यू कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। बट जब शो मीन की वैल्यू ट्रू होगी उस केस में अगर मीन लाइन फॉल्स है तो मीन जो है एक ट्रायंगल शेप से रिप्रेजेंट होगा, अदरवाइज मीन जो है वो एक स्ट्रेट लाइन से शो होगा। शो बॉक्स जो है वो भी हमारा ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट है, बुलियन वैल्यू लेता है। वैसे ये हमेशा ट्रू होता है क्योंकि जब भी बॉक्स प्लॉट ड्रॉ करेंगे तो बॉक्स ड्रॉ होगा। बट अगर हमने इसे फॉल्स कर दिया तो हमारा जो सेंट्रल बॉक्स होता है वो ड्रॉ नहीं होगा। शो मीन का मतलब होता है हम अर्थमेटिक मीन जो है उसे ग्राफ पे शो करना चाहते हैं या फिर नहीं करना चाहते। अब इसके बाद ये हमें देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल जो है वो दिया गया है।
मान लीजिए ये एक डाटा सेट एरे है जिसमें हमारे पास ये सारी वैल्यूज हैं और इसकी हेल्प से हमने एक बॉक्स प्लॉट को ड्रॉ किया है pl.boxplot array। इसकी हेल्प से हमने ये सबसे बेसिक बॉक्स प्लॉट को ड्रॉ किया है। इसमें हमने कोई एडिशनल फीचर नहीं दिया, जो डिफॉल्ट वैल्यूज होती हैं सब वही कंसीडर होंगी। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा बेसिक बॉक्स प्लॉट जो है वो ड्रॉ हो गया। अब इस सेट में हमारी सबसे मिनिमम वैल्यू क्या थी? 5। तो आप देखिए यहाँ पे ये जो सबसे लोएस्ट लाइन है वो हमारी मिनिमम वैल्यू शो कर रही है, हाईएस्ट लाइन जो है वो मैक्सिमम वैल्यू शो कर रही है। आप देख सकते हैं हमारी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो कितनी है? 240 है। इसी तरीके से अब इसकी मीडियन अगर आप निकालेंगे इन सारी वैल्यूज को सम करके टोटल नंबर से कितनी वैल्यूज हैं हमारी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वैल्यूज हैं। तो इन सब का सम करके 11 से जब डिवाइड करेंगे तो आपको यही वैल्यू मिलेगी जो यहाँ इस वाली लाइन से रिप्रेजेंट हो रही है, क्योंकि ये क्या रिप्रेजेंट करती है? हमारी मीडियन रिप्रेजेंट करती है। इसका 0.25 क्वार्टाइल जो है वो 50 से थोड़ा सा कम है और इसका 0.75 क्वार्टाइल जो है वो कितना है? 150 के अराउंड है। क्योंकि यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कि भले ही वैल्यूज 5 से 240 के बीच में है, लेकिन मैक्सिमम वैल्यूज जो है वो 150 तक ही है। 150 से ऊपर सिर्फ 2 ही वैल्यूज है। तो इसीलिए आप देखिए आपका ये जो मिडल हाफ वाला बॉक्स है ये हमारा जो है वो नीचे की साइड ड्रॉ हो रहा है। नीचे की साइड ड्रॉ क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी जो वैल्यूज हैं वो यहाँ पर इस रेंज में ज्यादा लाई करती हैं। अब ये टोटल वैल्यूज हमारी कितनी थी? ये टोटल वैल्यूज हमारी थी 11। ये 3 3 6 और ये 5, ये टोटल 11 वैल्यूज हैं। तो 11 वैल्यूज का मिडिल हाफ कितना हो जाएगा? 5 या 6 वैल्यूज। तो मिडिल 5 और 6 वैल्यूज हमारी कहाँ पे लाई कर रही हैं? ये देखिए 45 से लेके 150 तक। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर आप देखिए ये वाली वैल्यूज जो हैं वो 45 से लेके 150 के बीच में ही हमारा बॉक्स जो है ड्रॉ हुआ है, क्योंकि मिडिल हाफ वैल्यूज 45 से 150 के बीच में थी। अब यहाँ पे आपको एक चीज और ध्यान देनी है, ये जो एरे है ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है, तो हम डायरेक्टली कंपेयर कर पा रहे हैं। अगर आपका एरे जो है वो नंबर शफल्ड हो, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज ना हो, तो बॉक्स प्लॉट को अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं तो पहले एरे को अरेंज कर लीजिएगा, उसके बाद उसे वेरीफाई करने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि ये बॉक्स प्लॉट जो है जब हम डाटा को अरेंज कर लेते हैं तभी हमें मिनिमम मैक्सिमम वैल्यूज और मीडियन वैल्यूज का आइडिया लगा पाना इजी होता है। ठीक है, अब आगे थ्योरेटिकल पार्ट को आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं एक बार आपको प्रैक्टिकली ये सारी चीजें करके दिखा देती हूँ कि बॉक्स प्लॉट जो है कैसे ड्रॉ होता है, कौन कौन से आर्ग्यूमेंट की वैल्यूज कैसे कैसे अफेक्ट करती है। क्योंकि हमें ग्राफ ड्रॉ करना है तो इस ग्राफ के लिए हमें कौन सी लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ेगा? matplotlib.pyplot। तो हम इंपोर्ट कर लेते हैं matplotlib.pyplot.pl। ठीक है, हमने इस लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लिया। अब इसके बाद हमें एक डाटा एरे चाहिए, तो हम एक एरे ले लेते हैं AR। इसमें हम कोई भी वैल्यूज, हम ये लिस्ट की फॉर्म में ले रहे हैं, हमने सिर्फ वेरिएबल का नाम AR रखा है क्योंकि हम यहाँ पे numpy लाइब्रेरी यूज नहीं कर रहे हैं, हम सिंपल लिस्ट की फॉर्म में डाटा दे रहे हैं। तो हम यहाँ पे वैल्यूज प्रोवाइड कर देते हैं। ये हमने वैल्यूज ले ली। अब हम एक बार काउंट कर लेते हैं कितनी वैल्यूज हैं। 3 3 6 9 12 और 13 वैल्यूज हैं। हम ये 14 ले लेते हैं, एक वैल्यू हम और ले लेते हैं। ठीक है, अब इसकी हेल्प से हमें बॉक्स प्लॉट ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम सिंपल बॉक्स प्लॉट ड्रॉ कर लेते हैं और इसमें हम आर्ग्यूमेंट क्या प्रोवाइड करेंगे? हमारी जो डाटा रेंज है वो हम प्रोवाइड करेंगे। इसे हम फाइल को सेव कर लेते हैं और अब हम इसे रन करेंगे। तो ये देखिए ये हमारा जो है बेसिक बॉक्स प्लॉट ड्रॉ हो गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वाले एरे में हमने मिनिमम वैल्यू क्या ली थी? 1 ली थी। मैक्सिमम वैल्यू क्या थी हमारी? 99 थी। तो आप ये देखिए ये मिनिमम वैल्यू जो है वो आपको क्या शो कर रही है? 1 वैल्यू शो कर रही है। इसे थोड़ा सा स्क्रॉल अप कर लेते हैं। मैक्सिमम वैल्यू हमारी 100 से थोड़ी सी नीचे है, यानी कि वो 99 है। इसी तरीके से हमारे अपर क्वार्टाइल की वैल्यू 60 से थोड़ी सी ऊपर है, लोअर क्वार्टाइल की वैल्यू हमारी 25 के अराउंड है और मीडियन जो है वो हमारी 55 के अराउंड जो है वो रिप्रेजेंट हो रही है। तो इस तरीके से जो है हमारी सारी वैल्यूज जो है वो इस ग्राफ की हेल्प से हमें शो हो जाती है।
अब हम एक एक करके इसमें पैरामीटर्स जो है वो ऐड करते जाएंगे और उनका फर्क जो है वो देखते जाएंगे कि बॉक्स प्लॉट पे क्या फर्क पड़ता है। अब फर्स्ट जो आर्ग्यूमेंट हम ऐड करेंगे, हम ऐड करते हैं नॉच आर्ग्यूमेंट। ठीक है, बाय डिफॉल्ट नॉच की वैल्यू जो है वो क्या होती है, फॉल्स, बट अगर हम इसे ट्रू कर देते हैं तो जब हम इसे रन करेंगे तो ये बॉक्स जो है वो किस शेप का ड्रॉ होता है, ये देखिए ये बॉक्स जो है वो नॉच की शेप का हमारा ड्रॉ हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे वर्ट आर्ग्यूमेंट। अगर हम वर्ट यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, बाय डिफॉल्ट वर्ट की वैल्यू ट्रू होती है क्योंकि हमारा बॉक्स प्लॉट हमेशा वर्टिकल ही ड्रॉ होता है। बट अगर हम वर्ट की वैल्यू को फॉल्स कर दें, वर्ट स्टैंड्स फॉर वर्टिकल, तो अगर हमने वर्ट की वैल्यू को फॉल्स कर दिया तो इस केस में जब हम इसे रन करेंगे तो ये देखिए हमारा ग्राफ जो है वो कैसा ड्रॉ हुआ है, हॉरिजॉन्टल ड्रॉ हुआ है। यहाँ पे ये लाइन आपकी देखिए वैल्यू सेम वही रिप्रेजेंट कर रही है। ये मैक्सिमम वैल्यू 99 है, मिनिमम वैल्यू जो है वो 1 है, लोअर क्वार्टाइल 25 के आसपास है, अपर क्वार्टाइल जो है वो 55 के आसपास है, और ये मीडियन जो है वो 55 के आसपास है। अपर क्वार्टाइल जो है वो हमारा 60 से थोड़ा सा अबव हमें दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद हम यहाँ से ये वर्ड को फॉल्स को हटा देते हैं, यानी कि हम जो ग्राफ है वो वर्टिकल ही ड्रॉ करेंगे। मैं आपको ये रन भी करके दिखा देती हूँ। अब जब हमने इसे रिमूव कर दिया तो हमारा ग्राफ देखिए अगेन कैसा हो गया, वर्टिकल ड्रॉ हो गया। अब इसके बाद आर्ग्यूमेंट हमारा जो होता है वो होता है शो मीन आर्ग्यूमेंट और मीन लाइन आर्ग्यूमेंट। तो सबसे पहले हमें जो चेक करना है, मैंने आपको बताया था यहाँ पे मैं मीन लाइन वाला अगर आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड करती हूँ तो जब तक हम शो मीन की वैल्यू प्रोवाइड नहीं करते, यहाँ पर देखिए जब तक हम शो मीन की वैल्यू को ट्रू नहीं करते तब तक मीन लाइन की वैल्यू ट्रू हो या फॉल्स हो उससे कोई फर्क हमें नहीं पड़ता। हम इसे एक बार करके देखते हैं। मीन लाइन जो है वो बाय डिफॉल्ट फॉल्स होती है, हम यहाँ इसे ट्रू प्रोवाइड कर देते हैं। अब जब हम इसे रन करेंगे ये देखिए हमारा सेम ग्राफ जो है वो ड्रॉ हुआ है, इस ग्राफ में कुछ भी चेंजेस नहीं हुए। मैं आपको यहाँ पे इसे फॉल्स भी करके दिखा देती हूँ। वैसे तो डिफॉल्ट हमारी हर केस में फॉल्स रन हो ही रही थी, लेकिन अब जब मैंने इसे फॉल्स के साथ रन किया ये देखिए तब भी हमारे ग्राफ में कोई चेंजेस जो है वो नहीं हुए। अब पहले हम शो मीन को ट्रू करते हैं, उसके बाद हम मीन लाइन आर्ग्यूमेंट को चेक करेंगे। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं शो मीन्स इज इक्वल टू ट्रू। अब जब हम इसे रन करेंगे तो हमें हमारे ग्राफ में मीन वैल्यू भी जो है वो शो होगी। आप देखिए ये आप ग्रीन कलर का जो हमारा ट्रायंगल है वो देख पा रहे होंगे। ये ग्रीन कलर का ट्रायंगल जो है ये हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मीन वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इस केस में अगर मैं यहाँ पे मीन लाइन को ट्रू कर देती हूँ, डिफॉल्ट वैल्यू मीन लाइन की फॉल्स होती है, लेकिन अगर हम उसे ट्रू कर देंगे तो मीन वैल्यू जो है जो ये अभी ट्रायंगल से शो हो रही थी वो हमारी एक लाइन की हेल्प से रिप्रेजेंट होगी। ये देखिए अब मीन वैल्यू जो है वो किसकी हेल्प से रिप्रेजेंट हो रही है, लाइन की वैल्यू हेल्प से, और पहले वो एक ट्रायंगल की हेल्प से हो रही थी क्योंकि मीन लाइन की डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स होती है। अब अगर दोबारा से मैं इसे आपको फॉल्स करके शो करूं तो हमें फिर से क्या मिलेगा, ट्रायंगल शो होगा, लाइन शो नहीं होगी। इसे रन करते हैं तो ये देखिए जब मीन लाइन हमने फॉल्स किया तो ये ट्रायंगल की शेप में आ गया। तो जब हम शो मीन्स की वैल्यू ट्रू करते हैं तभी हमें मीन जो है वो दिखाई देता है। अगर मीन लाइन ट्रू है तो वो लाइन की फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा, मीन लाइन फॉल्स है तो ट्रायंगल की फॉर्म में जो है वो रिप्रेजेंट होगा। इसके अलावा जो हमारा लास्ट आर्ग्यूमेंट था, पैरामीटर था, वो क्या था हमारा शो बॉक्स। तो बाय डिफॉल्ट शो बॉक्स की वैल्यू ट्रू होती है क्योंकि बॉक्स जो है हमेशा रिप्रेजेंट होता है, बट अगर मैं इसे फॉल्स कर देती हूँ तो उस केस में जो है बॉक्स रिप्रेजेंट नहीं होगा। इसे रन करते हैं, ये देखिए हमारा बॉक्स जो है वो अब अपीयर नहीं हो रहा है, सिर्फ वैल्यूज जो है वो शो हो रही है कि ये मैक्सिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू, ये मीडियन, ये मीन, और ये जहाँ पे एंड हो रहा है ये हमारा अपर क्वार्टाइल है और ये हमारा लोअर क्वार्टाइल है, बट बॉक्स जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तो जब हम शो बॉक्स की वैल्यू को फॉल्स कर देते हैं तो उस केस में हमारा बॉक्स प्लॉट का बॉक्स जो है वो रिप्रेजेंट
नहीं होता है। तो आई होप ये चीजें सभी स्टूडेंट्स को समझ आ गई होंगी। फिर भी अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो आप अपने डाउट्स कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपके सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर कर पाऊँ। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि बुक में इससे रिलेटेड हमारे पास और क्या है। ये देखिए, यूजिंग द अबव सैंपल डाटा एरे ड्रॉ द बॉक्स प्लॉट विद द मीन शोन, यानी कि हमें उसी डाटा एरे से दोबारा से बॉक्स प्लॉट ड्रॉ करना है, बट इस बार हमें क्या करना है, शो मीन को ट्रू करना है, क्योंकि हमें मीन वैल्यू भी शो करनी है। तो हमने बॉक्स प्लॉट फंक्शन कॉल किया और उसमें डाटा एरे प्रोवाइड किया और शो मीन की वैल्यू को ट्रू कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मीन जो है वो शो हो रहा है, और ये किस फॉर्म में शो हो रहा है, ट्रायंगल के फॉर्म में शो हो रहा है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट मीन लाइन की वैल्यू फॉल्स होती है। ठीक है, ये हमने अभी प्रैक्टिकली करके देख ही लिया है। अब इसके बाद हमने नेक्स्ट जो किया, क्योंकि बुक में तो ये हमारा थर्ड एग्जांपल ही है, फर्स्ट में हमने क्या किया था, ये यहाँ पे बेसिक बॉक्स प्लॉट ड्रॉ किया था, उसके बाद हमने इसमें मीन वैल्यू को ऐड किया। अब थर्ड जो है, अगर हमें बॉक्स की शेप चेंज करनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नॉच की वैल्यू को ट्रू कर देंगे। तो हमारा बॉक्स जो है वो रेक्टेंगल शेप का ना ड्रॉ होके किस शेप का ड्रॉ होगा, नॉच की शेप का जो है वो ड्रॉ हो जाएगा। तो आप अब इसे रिजेंबल भी कर पा रहे होंगे। हमने जो प्रैक्टिकली करके देखा, हमारी भी शेप जो है वो इसी तरीके की आ रही थी जब हमने नॉच को ट्रू कर रखा था। नेक्स्ट जो फोर्थ एग्जांपल है वो क्या है, ड्रॉ द बॉक्स प्लॉट विद द अबव डाटा विदाउट द सेंट्रल बॉक्स, यानी कि अगर हम सेंट्रल बॉक्स नहीं चाहिए तो उसके लिए हमें क्या करना है, बॉक्स प्लॉट में हमें एक पैरामीटर क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा, शो बॉक्स इज इक्वल टू फॉल्स। तो इस केस में देखिए हमारा बॉक्स जो है वो रिप्रेजेंट नहीं हुआ। अब यहाँ देखिए, क्योंकि शो मीन्स इन्होंने यहाँ ट्रू नहीं किया हुआ, तो यहाँ पे मीन वैल्यू रिप्रेजेंट नहीं हो रही, बट हमने जब प्रैक्टिकल किया था तो यहाँ पे हमने शो मीन ट्रू किया हुआ था, इसीलिए जब हमने शो बॉक्स को फॉल्स किया तो भी हमारा मीन जो है वो डिस्प्ले हो रहा था। तो मीन वैल्यू जो है वो शो मीन पे डिपेंड करती है, बॉक्स जो है वो शो बॉक्स पे डिपेंड करता है, बॉक्स की शेप क्या होगी ये नॉच पैरामीटर पे डिपेंड करती है, मीन वैल्यू जो है वो ट्रायंगल फॉर्म में होगा या लाइन फॉर्म में होगा ये मीन लाइन पे डिपेंड करता है, बॉक्स प्लॉट की शेप वर्टिकल होगी या हॉरिजॉन्टल ये वर्ट पैरामीटर पे डिपेंड करता है। तो ये थे हमारे बॉक्स प्लॉट के सारे पैरामीटर्स जिनके बारे में हमने स्टडी किया। इसी के साथ हमारा बॉक्स प्लॉट जो है वो कंप्लीट होता है। बॉक्स प्लॉट से रिलेटेड हमने सारे पार्ट जो हैं वो डिस्कस कर लिए हैं, उसके साथ साथ हमारा ये चैप्टर भी जो है वो कवर हो गया है। ये हमारी लास्ट एक जो चीज दी हुई है वो क्या है, कस्टमाइजिंग एडिंग डिटेल्स टू द प्लॉट, यानी कि जो हमने प्लॉट्स ड्रॉ किए उन्हें कस्टमाइज अगर हमें करना है, उनमें हमें डिटेल्स ऐड करनी है तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं। You have read about the same in the previous chapter, जो हमारा थर्ड चैप्टर था डाटा विजुअलाइजेशन वाला, जिसमें हमने लाइन चार्ट, बार चार्ट और स्कैटर चार्ट ड्रॉ किए थे। उसके लास्ट में हमने एनाटॉमी ऑफ प्लॉट्स डिस्कस किए थे, जहां पे हमने टाइटल, एक्स टिक, वाई टिक, एक्स लिमिट, वाई लिमिट, लेबल्स, लीजेंस, ये सब चीजें पढ़ी थी। तो वही सेम सब फंक्शंस जो हैं वो यहाँ भी एप्लीकेबल होते हैं। Instead, we are quickly revising it here. Anatomy of all plots type is same. You can customize them using the same function. यानी कि जो functions हमने previous chapter में पढ़े थे वही सब जो है हमारे हिस्टोग्राम बॉक्स प्लॉट पे भी एप्लीकेबल होते हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में हिस्टोग्राम पे भी ये सारे रन करके दिखाए थे कि कैसे हम लेबल्स ऐड कर सकते हैं, कैसे हम टाइटल ऐड कर सकते हैं, कैसे हम लिमिट्स सेट कर सकते हैं या फिर लीजेंस को ऐड कर सकते हैं। बॉक्स प्लॉट के केस में हमें इन सब की जरूरत नहीं होती है। तो अगर आपको ये सारे फंक्शंस की डिटेल्स देखनी है तो जो हमारा फोर्थ पार्ट था उसमें हमने ये सारी चीजें बहुत डिटेल में डिस्कस की थी। तो आप डाटा विजुअलाइजेशन का जो फोर्थ पार्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। और एक चीज, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इंडिविजुअल वीडियोस का लिंक नहीं दिया है, पूरी प्लेलिस्ट का लिंक दिया है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो डाटा विजुअलाइजेशन वाली प्लेलिस्ट का लिंक गिवन है, जब आप उसे ओपन करेंगे तो वहां से आप वीडियो का फोर्थ पार्ट चेक कर सकते हैं। वहां इन सारे फंक्शंस को बहुत डिटेल में मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। साथ ही हिस्टोग्राम पे कैसे अप्लाई करते हैं वो मैंने फिफ्थ पार्ट में भी जो है वो आपको शो किया गया है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर जो है वो फिनिश होता है और डाटा विजुअलाइजेशन वाली यूनिट भी। लेकिन अब मैं आपको एक बार सिलेबस दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये हमारा सिलेबस है। हमारी फर्स्ट यूनिट का डाटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास का ये जो फर्स्ट पार्ट था ये हमने कवर किया।
इसमें हमने सीरीज और डाटा फ्रेम के बेसिक्स पढ़े, दोनों के लिंक आपको गिवन है। पांडा सीरीज वाली प्लेलिस्ट का भी, डाटा फ्रेम की बेसिक्स वाली प्लेलिस्ट का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। उसके बाद ये वाला जो था हमारा, ये था हमारा डाटा फ्रेम एडवांस्ड ऑपरेशन, इसकी भी हमारी प्लेलिस्ट पूरी गिवन है। और उसके बाद ये लास्ट जो पार्ट था वो था हमारा डाटा विजुअलाइजेशन, जिसकी हमने 6 वीडियोस जो हैं वो कंप्लीट की हैं। अब इसमें देखिए यहाँ पे कि डाटा विजुअलाइजेशन का पर्पस क्या होता है। लाइन प्लॉट, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, बॉक्स प्लॉट और स्कैटर प्लॉट, ये सारे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बस जो हमने अभी तक स्टडी नहीं किया वो क्या है, पाई चार्ट, जो मैं अभी आपको करवाऊंगी। इसके साथ साथ कस्टमाइजेशन हम डिस्कस कर चुके हैं कि ग्राफ्स का कलर कैसे चेंज होगा, उनका स्टाइल, विड्थ, लेबल्स, टाइटल, लेजेंड्स, ये सब चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं। तो बेसिकली हमारी फर्स्ट यूनिट जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। सिर्फ एक चीज हमारी रिमेनिंग है, वो क्या है, पाई चार्ट। तो अभी मैं आपको एक बार पाई चार्ट एक्सप्लेन कर देती हूँ और उसके बाद हमारी फर्स्ट यूनिट जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो पाई चार्ट क्योंकि हमारी बुक में नहीं है तो मैं ये आपको प्रैक्टिकली ही करके दिखाऊंगी। हम एक नई फाइल ले लेते हैं। क्योंकि हमें ग्राफ ड्रॉ करना है तो सबसे पहले हमें लाइब्रेरी को ही इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे जो है लाइब्रेरी इंपोर्ट कर लेते हैं, डेट इज matplotlib.pyplot। तो सबसे पहले इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखेंगे, इंपोर्ट matplotlib.pyplot एज pl, ताकि हमें हर बार इतना लंबा नाम जो है वो यूज ना करना पड़े। ठीक है, अब हम एक डाटा एरे ले लेते हैं जिसकी हेल्प से हमें पाई चार्ट जो है वो ड्रॉ करना पड़ेगा। अब जब हम यहाँ पे सीक्वेंस ले रहे हैं तो हम कोई भी वैलिड सीक्वेंस ले लेते हैं। मान लीजिए हमने एक क्लास के जो टोटल स्टूडेंट्स हैं उन्हें कंप्यूटर साइंस की अलग अलग लैंग्वेजेस जो हैं वो दी हैं। मान लीजिए हमारे पास पाइथन लैंग्वेज है, जावा लैंग्वेज है और C++ लैंग्वेज है। पहले हम लैंग्वेजेस ही स्टोर कर लेते हैं। मान लीजिए चलो हमने एक लिस्ट बनाई जिसमें हमारे पास हमने जितनी लैंग्वेजेस हैं वो स्टोर कर ली। हमारे पास C++ लैंग्वेज है, हमारे पास जावा लैंग्वेज है, इसके बाद हमारे पास पाइथन लैंग्वेज है और हमारे पास रूबी लैंग्वेज है। मान लीजिए ये 4 लैंग्वेजेस जो हैं वो हमारे पास अवेलेबल हैं। अब हमारी क्लास में जितने स्टूडेंट्स हैं उन सभी स्टूडेंट्स को हम जो है इन चारों लैंग्वेजेस में से चॉइस दे देते हैं। तो उसके बाद हमने एक लिस्ट क्रिएट की कि कितने स्टूडेंट्स के पास कौन सी लैंग्वेज है। मान लीजिए क्लास में टोटल 100 स्टूडेंट्स थे, उन 100 में से 30 स्टूडेंट्स ने C++ ली, 20 स्टूडेंट्स ने जावा ली, 40 स्टूडेंट्स ने जो है वो पाइथन ली और 10 स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने क्या ली, रूबी ली। ठीक है, तो क्लास में टोटल 100 स्टूडेंट्स थे तो ये हमारे 100 हो गए हैं, 30 + 20 40 10। तो 100 स्टूडेंट्स को हमने इन 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, स्टूडेंट्स ने अपनी मर्जी से जो है लैंग्वेज चूज की। अब हमें क्या करना है, हमें एक पाई चार्ट ड्रॉ करना है कि वो पाई चार्ट शो करे कि हमें जैसे किसी को भी अगर रिपोर्ट शो करनी है तो हम थ्योरेटिकल फॉर्म में नहीं देना चाहते, हमें एक पाई चार्ट शो करना है कि वो पाई चार्ट की हेल्प से ही हमें पता चल जाए कि क्लास का कितने % स्टूडेंट्स जो हैं वो पाइथन ले रहे हैं, कितने % जावा, कितने % C++, इस तरीके से। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम पाईप्लॉट मॉड्यूल का पाई फंक्शन जो है उसे यूज करेंगे पाई चार्ट को ड्रॉ करने के लिए। तो सबसे पहले लाइब्रेरी नेम जिसे हमने एज pl इंपोर्ट किया है, तो pl डॉट पाई चार्ट ड्रॉ करने के लिए हमारे पास फंक्शन होता है पाई। अब इसमें भी हमारा कंपल्सरी आर्गुमेंट जो है वो क्या होता है, एक ही होता है, एरे का नाम। बट अगर हम सिर्फ इतना जो है, अब इस फाइल को हम सेव कर लेते हैं, अगर हम सिर्फ इतने पार्ट को रन करें तो क्या होगा, एक सिंपल बेसिक सा पाई चार्ट जो है वो ड्रॉ होके आ जाएगा जिसमें हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मान लीजिए मैं इसे रन करके आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए ये एक पाई चार्ट ड्रॉ हो गया। इसे देख के हमें ये तो पता चल रहा है कि कोई एक ऐसी लैंग्वेज है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ली है, और ये रेड वाली जिस लैंग्वेज को शो कर रही है ये तो बहुत ही कम स्टूडेंट्स ने ली है। ये दोनों लैंग्वेज जो है वो ठीक ठीक है, इक्वल ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स ने ली है। बट कौन सी लैंग्वेज, कितने स्टूडेंट्स, कुछ भी यहाँ से क्लियर नहीं हो रहा है। तो उसके लिए हमें इस ग्राफ को क्या करना पड़ेगा, कस्टमाइज करना पड़ेगा।
अब कस्टमाइजेशन के लिए हम क्या क्या यूज करते हैं। मान लीजिए मैं चाहती हूँ कि हर एक के साथ लेबल प्रिंट हो कि ये ग्रीन कलर कौन सी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रेड कलर कौन सी लैंग्वेज को, ये ब्लू कलर कौन सी लैंग्वेज को, ऑरेंज कलर कौन सी लैंग्वेज को। तो उसके लिए हम क्या ऐड कर देंगे, लेबल्स ऐड कर देंगे। अब लेबल्स जो है या तो आप डायरेक्टली यहाँ लिस्ट के फॉर्म में दे सकते हो। हमें लेबल्स क्या देने हैं, ये 30% जो है वो कौन सी लैंग्वेज रिप्रेजेंट कर रहा है, C++। तो हम इसके लिए लेबल क्या दे देंगे, C++। ठीक है, ये 20 जो था ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, जावा को, तो हम क्या दे देंगे, जावा। ये चीज ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो लेबल्स देंगे वो एडजेसेंट होते हैं। फर्स्ट लेबल जो है वो फर्स्ट वैल्यू के लिए होगा, सेकंड लेबल सेकंड वैल्यू के लिए, थर्ड लेबल थर्ड वैल्यू के लिए, फोर्थ लेबल जो है वो फोर्थ वैल्यू के लिए। अब इसके बाद ये 40 जो है वो पाइथन के लिए है, तो यहाँ हमने दे दिया पाइथन। और लास्ट वाला जो है 10% वो रूबी लैंग्वेज के लिए है, तो यहाँ हमने दे दिया रूबी। अब जब हम इसे रन करेंगे तो हर एक के साथ हमारा लेबल जो है वो डिस्प्ले होगा। ये देखिए, अब जो है ये थोड़ी सी सेंस हमारी बन रही है कि हाँ ज्यादातर स्टूडेंट्स के पास पाइथन है, उसके बाद C++ जो है वो मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने ली है, देन जावा और रूबी जो है वो बहुत ही कम स्टूडेंट्स ने अडॉप्ट की है। अब इसके साथ साथ अगर आप कलर्स भी अपनी चॉइस के देना चाहते हो, कलर्स से पहले ये लेबल्स या तो हम यूं एक्सप्लिसिटली लिख सकते हैं या फिर ये लिस्ट ऑलरेडी हमारे पास क्रिएटेड थी, तो हम चाहें तो डायरेक्टली वो लिस्ट भी यहाँ लिख सकते हैं। डेट इज लेबल्स इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, लैंग्वेज। तो अगर मैं इसे रन करूंगी तो भी हमारा जो है वो सेम प्लॉट ड्रॉ होगा जो कि प्रीवियस केस में हो रहा था, क्योंकि लिस्ट जो है या तो आप एक्सप्लिसिटली यहाँ लिख सकते हो या फिर वो वेरिएबल प्रोवाइड कर सकते हो। अब अगर आप इन्हें अपनी चॉइस के कलर्स से रिप्रेजेंट करना चाहो तो आप यहाँ पे कलर्स आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड कर सकते हो, और जब हम कलर्स देंगे तो उस वाली लिस्ट में भी हमें उतने ही एलिमेंट देने पड़ेंगे जितने हमारे एरे में है, क्योंकि हर वैल्यू के लिए हमें कलर देना पड़ेगा। जैसे हमें हर वैल्यू के लिए लेबल दिया था वैसे ही हम हर वैल्यू के लिए कलर देंगे। अब मान लीजिए जो C++ है उसके लिए हम कलर दे देते हैं रेड, तो रेड के लिए कलर कोड वही जो हमारे पाइप्लॉट में अवेलेबल होते हैं, R। जावा को हमने दे दिया ग्रीन कलर, उसके बाद पाइथन को हमने दे दिया मान लीजिए ब्लू कलर, और उसके बाद हमारा जो है रूबी लैंग्वेज है, रूबी लैंग्वेज को मान लीजिए हमने कलर दे दिया येलो। अब हम इसे रन करते हैं तो ये देखिए ये हमारा ग्राफ जो है वो इस तरीके से ड्रॉ हुआ। अब हमारी C++ लैंग्वेज जो है वो रेड कलर से, जावा ग्रीन, पाइथन ब्लू और रूबी जो है वो येलो कलर से रिप्रेजेंट हो रही है। तो इस तरीके से हम अपनी चॉइस के कलर्स यहाँ पे दे सकते हैं। अब इसके बाद पाई चार्ट में हमारे पास एक और ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट होता है, वो होता है एक्सप्लोर। यहाँ पे एक्सप्लोर का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा कि कुछ कई बार जैसे ये पाई चार्ट है, इसी का एक पार्ट जो है वो थोड़ा सा अलग करके रिप्रेजेंट किया गया होता है, तो उस चीज को हम बोलते हैं एक्सप्लोड। एक्सप्लोड की वैल्यू जो है वो हम पॉइंट्स में देते हैं, हम कितनी भी जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक्सप्लोड की वैल्यू भी हम सभी डाटा वैल्यूज के लिए देंगे। हमारे पास यहाँ 4 एंट्रीज थी, तो हम चारों के लिए जो है यहाँ पे एक्सप्लोड की वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, तो हम लिस्ट के फॉर्म में ही देंगे। मान लीजिए हमें सिर्फ पाइथन को एक्सप्लोड करना है, बाकी सबको एक्सप्लोड नहीं करना, तो पाइथन जो है वो 3rd नंबर पे है, तो बाकी सब के लिए हम 0 दे देंगे, और पाइथन के लिए एक्सप्लोड की वैल्यू जितनी भी हम देना चाहते होंगे वो दे देंगे। 3rd नंबर पे था तो 3rd पे हम दे देते हैं 0.5। ठीक है, 4th के लिए भी हमने एक्सप्लोड क्या दे दिया, 0। अब जब हम इसे रन करेंगे तो हमारा पाइथन वाला पार्ट जो है वो थोड़ा सा ये देखिए अलग होके रिप्रेजेंट हुआ है। अब देखिए क्योंकि हमने 0.5 लिया था तो ये बहुत ज्यादा जो है वो दूर है। अगर हम इस वैल्यू को थोड़ा कम कर देते हैं, मान लीजिए मैं इसे 0.2 कर देती हूँ, तो वो जो है सिर्फ थोड़ा सा हाईलाइट होके शो हो जाएगा। ये देखिए ये गैप जो है वो कम हो गया। अगर मैं इसे 0.1 कर देती हूँ तो ये गैप जो है वो हमारा और भी कम हो जाएगा। इस तरीके से अगर मान लीजिए आपको जावा को भी एक्सप्लोर करना है, जावा 2nd नंबर पे था, तो यहाँ पे भी इसे भी हम क्या कर देंगे, 0.1 कर देते हैं। अब जब हम इसे रन करेंगे तो हमारा जावा वाला पार्ट भी ये देखिए एक्सप्लोर हो चुका है। ठीक है, अब ये यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इसे
ये रूबी और ब्लू वाला जो पार्ट है, रूबी और पाइथन के बीच का गैप देखिए, जावा और सी प्लस प्लस के बीच का गैप और जावा और पाइथन के। अब जावा और पाइथन के बीच सबसे ज्यादा गैप है। सबसे ज्यादा गैप क्यों है? क्योंकि पॉइंट 1 से पाइथन एक्सप्लोड हुआ है, पॉइंट 1 से जावा एक्सप्लोड हुआ है, तो इसलिए इन दोनों के बीच का गैप जो है वो सबसे ज्यादा हो गया है। ठीक है, बाकी हमारे एंगल्स पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि पाइथन वाला जो एरिया है वो लार्ज है, इसीलिए हमें देखने में ऐसा लग रहा है कि जावा और सी प्लस प्लस के बीच में गैप कम है और रूबी और पाइथन के बीच में ज्यादा है। लेकिन वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि ये एरिया ज्यादा बड़ा है, तो इतने एरिया को एक्सप्लोर करने के लिए जो स्पेसिफाइड रीजन चाहिए था उसे डिस्प्ले करने के लिए। तो इस तरीके से जब भी हमें पाई चार्ट ड्रॉ करना हो तो हम पाई फंक्शन को यूज कर सकते हैं। पाई फंक्शन में हमारे पास और भी बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, लेकिन जो बेसिक पैरामीटर्स थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। इसके अलावा अगर आप इन्हीं बॉक्सेस में लिखना चाहो कि हम यहाँ पे ये हमारा जो है वो कितने परसेंट एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कितने परसेंट एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसके लिए ऑटोफैक्ट नाम का एक आर्गुमेंट होता है, हम वो प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके साथ साथ अब आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन जो काफी स्टूडेंट्स के मन में आ रहा होगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि कितने एरिया में जो है कौन सा पार्ट ड्रॉ होगा। मान लो यहाँ तो ये हमारे पास 4 वैल्यूज थी तो इसलिए हो गया। मान लो ये 6-7 वैल्यूज होती है और इनका सम कुछ भी रैंडमली 300, 400, 250 या कुछ भी होता। मान लीजिए इसी में मैं 2 वैल्यूज और ऐड कर देती हूँ। लैंग्वेज में भी हमने 2 वैल्यूज और ऐड करनी पड़ेंगी। हम ऐड कर देते हैं, एक सी लैंग्वेज ऐड कर देते हैं और एक हम ऐड कर देते हैं .NET। ठीक है, ये कलर और एक्सप्लोड की वैल्यू फिलहाल के लिए हम हटा देते हैं। अब हम इसे रन करके देखते हैं। ये देखिए, ये हमारा पाई चार्ट ड्रॉ हुआ। अब इस पाई चार्ट में देखिए हमारे कितनी वैल्यूज रिप्रेजेंट हो रही हैं, 6 वैल्यूज रिप्रेजेंट हो रही हैं। अब ये एरिया जो है वो कैसे डिफाइंड हो रहा है कि सर्कल का कितने परसेंट एरिया जो है वो किसे मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंटरनली पाइथन फॉर्मूला यूज करता है वो क्या होता है कि ये जितनी भी डाटा वैल्यूज होती हैं सबका सम करेंगे और एक डाटा वैल्यू को कितना पोर्शन एलोकेट हो रहा है वो कैसे पता चलेगा, वो डाटा वैल्यू डिवाइड बाय द सम ऑफ ऑल वैल्यूज। अब यहाँ पे देखिए इन सब का सम हमारे पास कितना होगा, 100, 167 और ये 169 प्लस 30, 199। ये टोटल सम हमारे पास कितना है, 199। तो अगर हमें देखना है कि जो फर्स्ट डाटा वैल्यू है 30, उसे सर्कल का कितने पोर्शन मिलेगा, तो हम क्या करेंगे 30 डिवाइड बाय 199। तो वो जो फ्रैक्शन मिलेगा, क्योंकि हम ये मान लेते हैं पूरा सर्कल जो है वो 1 यूनिट है, तो यहाँ पे जितना फ्रैक्शन आएगा उतना फ्रैक्शन हमारा C++ को मिल जाएगा। फिर 20 बाय 199 का जो फ्रैक्शन आएगा वो जावा को मिलेगा 40 बाय 199, पाइथन को 10 बाय 199, रूबी को 67 बाय जो था हमारा 199 वो किसे मिलेगा, सी को। अब यहाँ आप देख सकते हैं सबसे लार्जेस्ट एरिया जो है वो सी का है, क्योंकि सबसे लार्ज वैल्यू जो थी वो सी की थी, और 32 बाय 199 से .NET का एरिया जो है वो डिसाइड हो जाएगा। तो इंडिविजुअल एंट्री डिवाइड बाय सम ऑफ ऑल द एंट्रीज, उससे हमें जो फ्रैक्शन मिलेगा उतना फ्रैक्शन हमें सर्कल का एक पर्टिकुलर एरिया को शो करने के लिए मिलेगा। तो इस तरीके से पाइथन जो है इंटरनली हमारा फॉर्मूला वर्क करता रहता है और हमारा पाई चार्ट जो है वो एक्यूरेट ड्रॉ होता है। यहाँ पे आप सबके लिए अपनी चॉइस का कलर दे सकते हो, जिसे एक्सप्लोर करना हो उसके लिए एक्सप्लोर प्रोवाइड कर सकते हो। तो आई होप पाई चार्ट भी सबको क्लियर हो गया होगा। जो हमने चार्ट की एनाटॉमीज पढ़ी थी वो आप यहाँ भी अप्लाई कर सकते हो। मान लीजिए आपको टाइटल ऐड करना है तो यहाँ हम टाइटल दे सकते हैं। मान लीजिए इसका टाइटल हमें देना है सिंपल पाई चार्ट। तो अब जब हम इसे रन करेंगे तो हमारा ये टाइटल जो है वो शो हो जाएगा। मैं आपको स्क्रॉल अप करके दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये हमारा टाइटल शो हो रहा है सिंपल
पाई चार्ट। अब यहाँ पे हमारे पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वगैरह कुछ है नहीं, तो इसलिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के लेबल्स की हमें जरूरत नहीं है, ना एक्स लिमिट्स वाई लिमिट्स की। यहाँ पे हम लीजेंड्स जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं, बट जो है पाइथन में हमें उसकी भी जरूरत, सॉरी पाई चार्ट में उसकी भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अलग से जो है हर पाई चार्ट का हर पार्ट जो है उसे एक लेबल की हेल्प से वो शो हो रहा है। तो इसमें तो ये इंटरनली ही हमारे लीजेंड्स ड्रॉ हो रहे हैं, तो यहाँ हमें लीजेंड्स भी रिप्रेजेंट करने की जरूरत जो है वो नहीं है। यहाँ पे इसके साथ हमारी फर्स्ट यूनिट जो है वो कंप्लीट होती है। फर्स्ट यूनिट के सारे पार्ट्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। 70 में से हमारे 30 मार्क्स जो हैं वो कंफर्म हो गए हैं। तो आप इन सब यूनिट्स को अच्छे से रिवाइज कीजिए, अच्छे से इन पे वर्क कीजिए। लॉकडाउन है, क्लासेस नहीं हो रही हैं, आपके पास इनफ टाइम है, आप वीडियोस देख भी सकते हो, अच्छे से उन्हें रिवाइज कर सकते हो, जो डाउट्स आपके मन में आ रहे हैं वो पुट अप कर सकते हो। आप खुद से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कीजिए। एनाकोंडा जो है वो फ्रीली अवेलेबल है नेट पे। आप गूगल पे सिंपली टाइप करेंगे एनाकोंडा फ्री सॉफ्टवेयर फॉर पाइथन, तो आपको जो है फर्स्ट लिंक ही मिल जाएगा वहां से। और उसमें आपको वहां पे 3 प्लेटफॉर्म मिलते हैं, विंडो, लिनक्स और एप्पल। तो आप उसे विंडोज अगर आपके पास है तो विंडोज वाला डाउनलोड कीजिए, आप लिनक्स पे वर्क कर रहे हैं तो लिनक्स वाला, और अगर आपके पास मैक ओएस है तो आप एप्पल वाला जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद आप उसे इंस्टॉल करके स्पाइडर या जुपिटर में से कोई भी जो है वो यूज कर सकते हैं नोटबुक। मैंने जितने भी प्रैक्टिकल्स आपको करके दिखाए, स्पाइडर को यूज किया है, आप जुपिटर भी यूज कर सकते हैं, दोनों ही जो हैं वो इक्विवेलेंट होते हैं। तो अच्छे से वीडियो को रिवाइज कीजिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कोई डाउट है तो वो भी कमेंट करके पूछिए। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द ही हम स्टार्ट करेंगे सेकंड यूनिट, तब तक के लिए बाय बाय।